हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। प्रतिबिंब है, छड़ का प्रतिबिंब कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक उत्तल लेंस के फोकस, एक उत्तल लेंस के फोकस एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। पतली सीधी छड़ स्थित है। एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है, छड़ का प्रतिबिंब, छड़ का प्रतिबिंब है। ऑप्शन दिया है आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। बी नंबर ऑप्शन दिया है सीधा व छोटा, व छोटा। बी नंबर ऑप्शन दिया है आभासी, सीधा व बड़ा, आभासी, सीधा व बड़ा, आभासी, सीधा व बड़ा। सी नंबर ऑप्शन दिया है वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा, एवं बड़ा। डी नंबर ऑप्शन दिया है वास्तविक, उल्टा एवं छोटा, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा, एवं छोटा। फिर देखेंगे, इसमें लिखा है एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। उस छड़ का प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल लेंस है, आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा, वह बड़ा होगा। वास्तविक एवं उल्टा होगा या बड़ा होगा, या फिर वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होगा। तो क्या बताएंगे? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के फोकस और जब प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु रखी जाती है तो बनता है आभासी, सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा। तो बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन दिया 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और डी नंबर ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो, फार्मूला होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2। फोकस दूरी का मान 10 दिया है, R का मान निकालना है। 2 का गुणा 10 से करेंगे तो होगा R का मान 20, R का मान 20 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाया गया विचलन कोण होना चाहिए। तो विचलन नंबर क्वेश्चन है। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है विचलन कोण होना चाहिए। विचलन कोण होना चाहिए। विचलन कोण होना चाहिए। तो फिगर बना है, यहाँ पर ये विलंब डाला गया है, ये अपवर्तित किरण है, यहाँ पर ये विलंब डाला गया है, विलंब डाला गया है। यहाँ पर डेल कोण बना है और यहाँ पर गामा बना है, ये बीटा है और ये अल्फा है। एक कोण दिए गए, तो इसमें बताएंगे विचलन कोण कौन सा। तो विचलन कोण डेल जो कोण है यही विचलन कोण है, डेल को ही विचलन कोण कहेंगे। ऑप्शन दिया है, ए नंबर अल्फा, बी नंबर बीटा, सी नंबर गामा और डी नंबर डेल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताएंगे डेल, डेल विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तारे के टिमटिमाने की जो घटना है किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, या प्रकाश का प्रकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है ए नंबर वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। चौथा ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बताएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं और टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्योंकि जो तारों से जो प्रकाश आता है वो वायुमंडल में आता है और परतों से टकरा करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है और इसमें मिलान करना है एक्स और वाई। पहला दिया वोल्ट मीटर,
वोल्ट मीटर, दूसरा दिया है प्रतिरोध, तीसरा दिया है प्लग, तीसरा बंद, प्लग कुंजी, और चौथा दिया है चौथा वैद्युत सेल, वैद्युत सेल। इसमें इस सेल का पॉजिटिव सिरा है, निगेटिव सिरा है। थर्ड नंबर ऑप्शन वोल्टमीटर है। फोर्थ नंबर ऑप्शन कुंजी है। तो इसका मिलान करना है। वैद्युत सेल का बताएंगे, वोल्टमीटर का कौन सा होगा, तो ये होगा। प्रतिरोध का क्या होगा, पहला नंबर ऑप्शन सही। बंद प्लग कुंजी, कुंजी ए है, और सेल 2 नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम, तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के बने 2 ओम है, इसी पदार्थ के बने, इसी पदार्थ के बने किसी अन्य तार, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार, किसी अन्य तार जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुना है, पहले तार की लंबाई की 2 गुनी, लंबाई की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है, 2 गुनी तथा व्यास आधा है, तथा व्यास आधा है, आधा है, तब दूसरा प्रतिरोध होगा, तब दूसरा तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध होगा, तब दूसरे तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन दिया है 8 ओम, बी ऑप्शन दिया है 16 ओम, सी ऑप्शन दिया है 32 ओम, और डी ऑप्शन दिया है 4 ओम। देखेंगे क्या लिखा है, प्रतिरोध 2 ओम है, इसी तार के अन्य तार, किसी तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुना और व्यास ज़्यादा हो, तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो लिखेंगे रो बराबर होता है RA/L, RA/L होता है। तो ये पहले तार का प्रतिरोध है, और पदार्थ जो है किसी लिखा है कि इसी पदार्थ के, मतलब पदार्थ सेम है, तो ये होगा रो R2A2/L2। इनको यहाँ से हम मान निकालेंगे R1 और R2 का। तो यहाँ से जब R1 का मान निकालेंगे तो बनेगा रो L1/A1, और यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा R2 बराबर रो L2/A2। इन दोनों को भाग कर देंगे, जब भाग करेंगे तो रो से रो कट जाएगा, और यहाँ बचेगा R1/R2, और यहाँ बचेगा L1/A1, और ये बटे में तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A2/A1।
L2 क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिखेंगे L1 बाई L2 और यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल की जगह पे पाई आर स्क्वायर, 2 का है तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पाई आर 1 स्क्वायर। अब इसको देखेंगे, इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा L1 बाई L2 और इनटू में R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। और उसमें कहा गया है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो R की जगह पर d/2 रखेंगे, R की जगह पर d/2 रखेंगे। और यहाँ कह रहा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुना हो, लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुना हो, तो यहाँ रख देंगे, निकालना है R2 का मान, तो लिख देंगे R2 बाई R1 और हो जाएगा L2 बाई L1 इंटू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे, कह रहा है कि लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुना हो, तो 2L1 रख देंगे और इनटू में R की जगह पर d/2 रखना है, R की जगह पर d/2 रखना है, तो लिख देंगे d1 बाई 2, d1 बाई 2 और यहाँ रख देंगे d2 बाई 2। अब देखेंगे, कह रहा है 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, L2 बाई L1 और यहाँ गुणे में d1 बाई d2 इसका होल स्क्वायर। आगे कह रहा है कि जो लंबाई है पहले तार की लंबाई की 2 गुना कर दी जाए और व्यास आधा कर दिया जाए, तो व्यास आधा करना है, व्यास आधा करना है। इसका मान पहले देखो, इसका जो व्यास होगा इसके व्यास का आधा होगा, तो हो जाएगा d1 बाई 2 और यहाँ R लिखा तो गुणे में जाएगा और 2 ओम है R का मान, d1 से d1 कटेगा तो बचेगा 2 और 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, ये स्क्वायर लगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 ओम, यही आंसर सही 16 ओम। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण, किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। तो क्या इसमें होगा, लिखा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो लिखेंगे पहला ऑप्शन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी नंबर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी नंबर ऑप्शन दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम,
नियम या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? तो बताएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा ज्ञात की जाती है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। इसमें अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें पास बिंदु से आती हुई प्रतीत होती। पास बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात दृष्टि पटल पर मिलती है। पटल अर्थात रेटिना पर मिलती है जहाँ पर आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी लेंस की क्षमता माने 2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी लेंस की क्षमता माने 2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताओ। तो प्रकृति है
तो इसमें देखेंगे कि लेंस की क्षमता दी गई है, P बराबर होता है 1/f, 1/f ये 100/f होता है। फोकस दूरी मीटर में तो 1/f, सेंटीमीटर में तो 100/f। तो f का मान निकालना है तो f बराबर लिख देंगे 100/p, 100/p, 100 और बटे में p का मान -2 से काटेंगे तो आएगा -50। और फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है, उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। तो बताएंगे p = -50 सेंटीमीटर। प्रकृति कैसी होगी तो बताएंगे अवतल होगी, अवतल लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है दूसरे का निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए और हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 है। तो फार्मूला क्या होता है, n बराबर c/v होता है, c/v होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये जो प्रकाश की चाल दी गई हो अर्थात मतलब निकालना हो और n क्या है तो बताएंगे n अपवर्तनांक है। n का मान 2.42 है, c का मान 3 × 10⁸ है और v का मान निकालना है, चाल निकालना है हीरे में, डायमंड में। तो VD क्या होगा, VD बराबर बनेगा 3 × 10⁸ और बटे में 2.42। 10 में हटाएंगे 2 0 यहाँ बढ़ेंगे, इसको काटेंगे 2 से तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 150 आएगा। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, 121 से भाग कर देंगे, 121 से भाग कर देंगे, 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। 121 से कम 121, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 4 में से 2 गए, 2 बचे, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब अगर 2 बार लगा दें तो 21 दूना 42, 242 हो जाएगा, 242, इसमें बचे 7 9 और 10 हुआ, 10 में से 2 गया, 8 बचा और यहाँ पर बचा 8 में से 4 गया तो 4 बचा, मतलब 1.2 के समथिंग, 1.2 के समथिंग। तो लिख देंगे 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3 2 का ख। स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने
अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए। किसी वस्तु से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए। प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए। किसी वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति दिखाना है। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनेगा, उसमें प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह पर बनेगा। तो बनाएंगे अवतल लेंस। ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर मान लेते हैं एक वस्तु रखी ए बी और ये प्रकाशीय केंद्र है। ये कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। इसमें वस्तु रखी एक प्रकाश की किरण ऐसे गुजरेगी और दूसरी प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। तो एक ही प्रकाशीय केंद्र से अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कहीं एक दूसरे को काट रही हैं। ये प्रतिबिंब बनेगा A1 B1 और ये प्रथम फोकस है। तो बताएंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। इसमें लिख देंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब चाहे जहाँ रखो, चाहे अनंत पर रख दो और या ध्रुव फोकस के मध्य, प्रतिबिंब चाहे वस्तु चाहे जहाँ रख दो, या अनंत पर रखो या फिर प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं रख दो। प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच ही बनेगा। तो लिख देंगे वस्तु की इस स्थिति में वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। और कैसा बनता है तो बताएंगे आभासी, सीधा एवं आकार में वस्तु के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो आवेश है वो 3 कूलम है को ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वोल्ट विभवांतर के 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य।
ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, v बराबर होता है W अपान क्यू के। v बराबर होता है W अपान क्यू के। मान निकालना है W का, तो W को रोक लेंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे तो हो जाएगा v इंटू क्यू। v का मान दिया है 3 वोल्ट, आवेश दिया है 3, 3 त्रिका 9, W का मान आ जाएगा 9 जूल। यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तीसरे का खा, श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोधों का सूत्र ज्ञात कीजिए और चित्र खींचिए। तीसरे का खा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, के संयोजन के तुल्य प्रतिरोधों का सूत्र, प्रतिरोधों का सूत्र लिखिए तथा चित्र भी खींचिए। चित्र भी बनाइए। तो इसका फिगर बनाएंगे। ए R1 प्रतिरोध है, ए R2 प्रतिरोध है और ए R3 प्रतिरोध है। इसमें एक समान रूप से धारा I बह रही है। इसमें सेल है, और मान लेते हैं अमीटर लगा, अमीटर और यहाँ पर कुंजी लगी। तो अब इसमें देखेंगे, और जो R1 सिरा है, इसका जो R1 है यहाँ पर विभवांतर V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। तो लिख देंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, सिरे से जुड़ा होता है। लिख देंगे प्रतिरोध R1 व R2 व R3 तथा विभवांतर V1
V2 तथा V3 है, V3 है और धारा I है, और धारा I एम्पेयर है, एम्पेयर है ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर के। यहाँ से I का मान निकाल लेंगे। V बराबर होता है आई आर के। तो देखो विभवांतर V1 है, धारा I1 है, धारा तो समान बह रही और प्रतिरोध R1 हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ऐसे V2 बराबर हो जाएगा IR2, समीकरण 2। V3 बराबर IR3, समीकरण 3। तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1, 2 और 3, तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसमें I कॉमन मिल रहा है तो I कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V हो जाएगा टोटल जो विभवांतर है, V हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। V बराबर आई आर के, तो बनेगा I R1 प्लस R2 प्लस R3 के। I से I कट जाएगा तो फार्मूला बना R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, घरेलू परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सामान्य घरेलू वैद्युत परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य घरेलू वैद्युत परिपथ का परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। व्यवस्थित चित्र बनाइए। तो बनाएंगे इसका फिगर। यहाँ पर बैटरी लगी, एक कुंजी है और यहाँ पर प्रतिरोध लगा और इसमें वोल्टमीटर लगा विभवांतर। तो नाम लिख देंगे, ये धारा नियंत्रक है और इसमें धारा बह रही आई एम्पेयर की। धारा नियंत्रक कुंजी बैटरी के यहाँ सेल, धारा अमीटर, प्रतिरोध, बल्ब और ये वोल्टमीटर है। ये विभवांतर का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या घटना है।
क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का है और ये 4 का खा है। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। मैं कह रहा वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है? चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है? क्या है आंसर लिखेंगे। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो बताएंगे जब किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, तथा उसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यह घटना वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं तथा एक बल उत्पन्न होता है। एक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यह घटना वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो गुणों को व्यक्त कीजिए। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अथवा खंड। इसमें है वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? 4 का चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है तथा दो गुणों को लिखिए। दो गुणों को लिखिए तथा दो गुणों को लिखिए। तो क्या हो जाएगा बताएंगे। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक पृथक्कृत आवेश चलता। चुंबकीय बल रेखाएं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं। आंसर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई
खींची गई स्पर्श रेखा, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। 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 गुण लिखना है तो उनके लिखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? पहली प्रॉपर्टीज, ए बंद वक्र बनाती है, ए बंद वक्र बनाती है, ए बंद वक्र बनाती है। और दूसरी, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का खा। धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बना दर्शाकर एक आरेख बनाइए। दर्शाकर एक आरेख बनाइए। आरेख बनाइए, एक आरेख बनाइए। इसमें लगा सेल, ये सेल है, एक कुंजी है और ये धारा नियंत्रक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ये कुंजी है, कुंजी है और ये बैटरी है। और ये चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं। और इसमें धारा बह रही IM बह रही।
तो ये बन गया इसका फिगर। तो ये हुआ कंप्लीट, पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरा हो गया कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट क्लास में।